यस। सो एक्टिविटी नंबर 6.2 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक्स पर। तो इसमें कुछ बातें कह रखी हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि ऑटोट्रॉप्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं। हमने पढ़ा कि हाँ, ऑटोट्रॉप्स को किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल उनके पास होता है, सनलाइट उनको मिल ही रही है, वाटर वो सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से वो अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन सिर्फ यही चीज़ें नहीं चाहिए होती, ये तो एक बेसिक रॉ मटेरियल है। उसके अलावा उन्हें, जो आपने 9th क्लास में हो सकता है पढ़े हों, जिन्हें हम कहते थे NPK, मतलब जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिएंट। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये NPK हम उसे शॉर्ट में कहते हैं। NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड के से होता है पोटेशियम। तो ये तीन चीज़ें हमारे प्लांट्स को मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये ज़रूर चाहिए होते हैं। ये हमें मिल जाते हैं सॉइल से। और सॉइल में कहाँ से आते हैं? आइदर नेचुरली और मे बी यूजिंग द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से भी आ सकते हैं और नेचुरली भी आ सकते हैं। अब आगे हम बात करें तो ये तो आप छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? अभी तक जो हमने पढ़ा वो था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने मेजरली कवर किया फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या कह लो ऑटोट्रॉप्स के अंदर ही हो सकता है। और ऑटोट्रॉप्स होते कौन कौन से हैं? ऑटोट्रॉप्स हो गए हमारे प्लांट्स और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल होता है। बट मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम हो गए या जितने भी एनिमल्स हो गए, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ऑफ कोर्स एनिमल सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो ऐसे में वो ऑर्गेनिजम्स कैसे सरवाइव करते हैं अर्थ पे? उनके अंदर भी तो इतनी सारी लाइफ प्रोसेस हो रही होंगी, इतनी सारी एनर्जी उन्हें भी चाहिए। इवन आप जानते हो, आप खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आपको भी तो एनर्जी चाहिए होती है। हर 6 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ खाते हो, राइट? भूख लग जाती है 6 घंटे में। तो ऐसे में जो हम जैसे ऑर्गेनिज्म है या कह लो एनिमल सेल है, वो कैसे सरवाइव करता है जबकि वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता? सो देयर इज अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड यू नो दिस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज समथिंग डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये तब तक नहीं काम करेगा जब तक ऑफ कोर्स ऑटोट्रॉप्स अपना काम नहीं करेंगे। बिकॉज यू नो द हेटरोट्रॉप्स आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप्स। जो हेटरोट्रॉप्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट है फॉर द फूड नीड। ओके। सो जैसे हम इवन अपनी बात करें, सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं। हम जो खाना खाते हैं, हम जो आटा से अपना रोटी बनाते हैं या चावल उबाल के बनाते हैं, सो ऑन मैनी थिंग्स, तो वो आ कहाँ से रहे? बिग बाजार से या ग्रोफर से? ऐसा मत कहना। अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? प्लांट से। प्लांट से आ रहा है। ओके। तो ध्यान रखना, वो अल्टीमेटली प्लांट से ही आ रहा है। और प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं। तो बेसिकली प्लांट अपना काम कर रहे हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग आवर फूड। ओके। हम उस वजह से अपना खाना खा पा रहे हैं। प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करना छोड़ दे तो हमें अपना खाना नहीं मिलेगा। ओके। और मैं आपको एक बात और बता दूं, प्लांट की खास बात क्या है? प्लांट्स के जो ज्यादातर सेल होते हैं बच्चों, वो डेड होते हैं। प्लांट सेल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ज्यादातर सेल जो होते हैं प्लांट सेल में डेड होते हैं। और डेड सेल्स होने के कारण प्लांट्स की जो एनर्जी नीड्स है ना, वो बहुत कम होती है। दूसरा, प्लांट्स हमारी तरह मूवमेंट भी नहीं करते, प्लांट्स बोल नहीं सकते, प्लांट्स हिल डुल नहीं सकते, हमारी तरह दौड़ भाग नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स उनकी जो नीड्स होंगी वो बहुत कम होंगी। उनके एक तो ज्यादातर बॉडी के अंदर सेल डेड है ना? प्लांट बॉडी के अंदर आप देखो तो ज्यादातर सेल डेड होते हैं। तो प्लांट्स की जो एनर्जी नीड्स होती हैं वो लो क्यों होती हैं? वाई, यू कैन से, ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसे हम फ्रेम करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? वाई प्लांट्स नीड लेस एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधी सी बात है, पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट, बिकॉज
many of their cells are dead in nature. Okay, so of course मरी हुई चीजों को कौन सा कोई खाना चाहिए होता है. Second thing, they are not mobile. वो हिल नहीं सकते. ओके, दे आर नॉट मोबाइल, वो हिल नहीं सकते, तो उनकी एनर्जी नीड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, जिस वजह से वो अपना ज्यादातर जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं अपने प्लांट्स के पार्ट्स में, और वो हम उठा के खा लेते हैं. जैसे वो रूट्स में सेव करते हैं इन केस ऑफ रेडिश, कैरेट, ऑनियन, इन सब के प्लांट्स में. और जो आलू हो गया वो भी एक तरह की रूट ही है. ठीक है ना. तो इस केस में तो रूट्स में स्टोर हो रहा है. और अगर हम बात करें फूल की, तो जो आपका फूल गोभी होता है उसके अंदर वो आप कह सकते हो कि फूल के अंदर उसने फूड स्टोर किया था, तो अपना खाना जो है वो ज्यादातर स्टोर कर देते हैं बिकॉज उनकी एनर्जी नीड्स कम है और वो खाना हेटरोट्रॉप्स खा लेते हैं. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है. अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर भी बच्चों बहुत तरह के न्यूट्रिशन आते हैं. जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? किसने कुछ पढ़ा हो हल्का फुल्का पैरासाइट्स के बारे में? पता है पैरासाइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर पैरासाइट्स? मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना आप तक? हाँ जी. हाँ, तो बताइए फिर पैरासाइट्स क्या होते हैं. कुछ भी बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब गलत भी हो तो चलेगा, एटलीस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितना अंदाजा लगा सकते हैं. जस्ट अ वाइल्ड गेस इफ यू डू नॉट नो. मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो मतलब वो होस्ट की बॉडी में रह के उसी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी का मतलब वो यूज करते हैं, उसी को नुकसान पहुंचाते राइट राइट, एग्जैक्टली. तो पैरासाइट्स बच्चों वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही सरवाइव करते हैं, और जिसकी बॉडी के अंदर वो सरवाइव कर रहे होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जो ऑफ कोर्स बड़ा होगा साइज में, जैसे हम हैं, हम होस्ट बन सकते हैं पैरासाइट्स के लिए. और पैरासाइट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो कॉमनली देखा हुआ है लोगों ने वो है लीस, लाइस कहते हैं आई बिलीव. जो भी है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? हैं. जुए. जुए, वेरी गुड. आपने देखा होगा काफी आपके मतलब स्कूल में होंगे कुछ ऐसे बच्चे जो थोड़ा पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते होंगे, हर स्कूल में होते हैं. तो ऐसे में उन बच्चों के सर में जुएं हो जाती हैं. राइट. जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, जो रोज नहाते नहीं होंगे ऑफ कोर्स, उनके बालों में जुएं आनी शुरू हो जाती हैं. एंड देन ये जो जुएं होती है ना, बहुत खतरनाक होती है इंसान के लिए. क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर का जो न्यूट्रिशन है ना वो सक करती रहती है, हमारे बालों के अंदर रहती है. एंड देन हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन सक करती है हमारे दिमाग से, हेड से. सो दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो ये एक तरह का पैरासिटिक न्यूट्रिशन है. वो क्या करते हैं, ह्यूमंस को मारती नहीं है. मतलब ऐसा नहीं वो आदमी या वो जो भी XYZ पर्सन है वो मर जाएगा इनके प्रेजेंस में, नहीं, वो मरेगा नहीं. बट हाँ, उसकी बॉडी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ये जुएं अब्सॉर्ब करती रहेंगी, और बिना उसे मारे, मतलब जान से नहीं मारेंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा इवन, और उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन निकलता रहेगा. एंड सिमिलरली अदर थिंग्स, टेप वॉर्म्स. टेप वॉर्म्स जो होते हैं ये आई बिलीव, जहाँ तक मुझे याद है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. किसी किसी ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं किसी भी जरिए से, गंदे पानी या किसी भी तरीके से, और वहां पे जाके अपना घर बना लेते हैं. आई मीन कि जो भी न्यूट्रिशन आता है हमारी बॉडी के अंदर, ऑफ कोर्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होके ही गुजरेगा. एंड अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर हम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, अल्टीमेटली उसका जो फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है.
तो ये जो टेप फॉर्म में बड़ा चला के वहीं पे जाके बैठ जाता है, और जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी बना रही होती है, डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ये टेप फॉर्म अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो सोचो हमारे ब्लड के अंदर कितना कम जाता होगा वो न्यूट्रिशन। सो दीज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी चीजें। बाकी आप चाहें तो देखो, मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि आप गूगल भी जरूर कीजिए। आजकल जो टाइम है वो इंटरनेट का टाइम है, ठीक है ना। तो आपके पास गूगल, इंटरनेट सब कुछ है। यू कैन गूगल दीज थिंग्स टू गेन मोर इनसाइट्स। ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें और समझ में आएंगी जब आप खुद एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। सो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद भी एक्सप्लोर करें, या अगर इंटरनेट से नहीं करना चाहते तो इवन लखमीर सिंह एक्स्ट्रा बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में है उसके अंदर। अब आते हैं हम अगले टाइप के न्यूट्रिशन की तरफ, जो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है, दैट इज होलोजिक न्यूट्रिशन। ओके, दैट इज होलोजिक न्यूट्रिशन। अब अगर हम बात करें बच्चों होलोजिक न्यूट्रिशन की, तो होलोजिक न्यूट्रिशन कैसा न्यूट्रिशन है? होलोजिक न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजिक न्यूट्रिशन होता है हम जैसे न्यूट्रिशन, जैसे ह्यूमंस अपनाते हैं। जैसे प्लांट से हम अपना खाना ले लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, कि हम पेड़ से फल तोड़े, या गेहूं के पौधों से गेहूं के दाने अलग किए, अंदर उसे पीसे रोटी बनाई एंड देन उसे खा लिया। तो वो टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है ना, होलोजिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पैरासाइट्स के केस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को मोड को अपनाते हैं, वो डायरेक्ट ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, राइट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट पौधों से थोड़ी लेते हैं न्यूट्रिशन, वो बेसिकली अदर ऑटोट्रॉप से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर ले होते हैं। लेकिन होलोजोइक के केस में हम डायरेक्ट ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एक सेकंड, एक फोन कॉल आ रहा है मुझे, एक सेकंड के लिए। यस बच्चों, तो हम होलोजोइक और पैरासिटिक को कंपैरिजन कर रहे थे। नाउ होलोजोइक हो गया, पैरासिटिक हो गया, एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कोई बता सकता है मुझे क्या होता होगा? एनी आइडिया? वही जो मतलब ऑर्गेनिजम्स डेड मैटर पे वो करते हैं फीड। राइट राइट। आप जानते हैं मशरूम खाते हैं ना, बहुत स्वाद बनती है इसकी सब्जी मशरूम की, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मशरूम की जो सब्जी है, असल में मशरूम को आप उगता हुआ देखेंगे तो शायद खाना बंद कर देंगे दोबारा। ये मशरूम जो होता है बच्चों, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे उगता है, मतलब जहाँ पे सड़ रही होते हैं ना दूसरे पौधे, वहां पे मशरूम उग रहा होता है। ओके, तो यू कैन इमेजिन ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे उगता है, ठीक है। आप में से किसी को मेरी आवाज तो नहीं बंद हो रही, मतलब आई मीन नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? नहीं तो बिकॉज आई कैन सी मेरा राउटर के अंदर रेड लाइट सा जल रहा है कुछ, और वो रेड लाइट तब जलता है जब उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन बंद होता है। पता नहीं क्यों रेड लाइट जल रहा है। तो मैं यही कंफर्म कर रहा था आप सभी बच्चों से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप सभी को? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। पता नहीं फिर राउटर के अंदर रेड लाइट जल रही है, खैर छोड़ो, फिर जलती रहे, हमें क्या। ओके okay, no problem. So the third kind of nutritive mode, that is saprophytic nutrition. And you know this saprophytic nutrition is basically dependent upon dead and decaying matter. Okay, dead and decaying matter पे depend करता है, ध्यान रखना बच्चों, ये बात आपको मैंने अब बता भी दी है। So this is saprophytic nutrition. Any doubts till now? मुझे होलोजोइक न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं आया। देखो होलोजिक न्यूट्रिशन मीमांसा वही होता है जो हम आप कह सकते हैं कि ना वो डेड एंड डिकेइंग मैटर वाला केस है, ना ही वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लिव करने वाला केस है। वो डायरेक्ट अपना जो खाना है वो ऑटोट्रॉप से ले रहे हैं हम, दैट्स इट।
या यूं भी कह सकते हो कि ऑटोट्रॉप से ले रहे हैं, या आप कह सकते हो कि जैसे शेर है वो डियर को मार रहा है, मतलब हिरण को खा रहा है, तो दैट इज आल्सो होलोजोइक। उसे भी आप होलोजोइक की कैटेगरी में रखोगे, क्योंकि ना पैरासाइट्स में आता है ना सेप्रोफाइट्स में आता है, तो उसे भी आप होलोजोइक में रखोगे। वो केस में आप कह सकते हो कि वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है ऑटोट्रॉप पे। ऑफ कोर्स जो शेर है वो घास तो खा नहीं रहा डायरेक्ट, बट इनडायरेक्टली उसी पे डिपेंडेंट है। तो वो केस में भी आप कह सकते हो कि होलोजोइक है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एटलीस्ट वो मार तो रहा है ना। पैरासिटिक के अंदर क्या होता है, वो मारता नहीं है ऑर्गेनिज्म को। यहाँ पे अगर आप एक लाइन पढ़े तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहीं तो मैंने पढ़ा था, हाँ, विदाउट किलिंग देम। सम ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। तो ये जो बात है ये सिर्फ पैरासाइट में लागू होती है, हमारे केस में नहीं। होलोजोइक में नहीं होता, होलोजोइक में तो मार ही डालते हैं। ठीक है। ठीक है ना, तो ये फर्क आप कह सकते हो है। ओके ठीक है। ओके। अवनी एंड मान्य, कोई डाउट आपको? नो सर। ओके, मान्य? नहीं सर। ठीक है, वेरी गुड। आसान से टॉपिक है ये, आप पढ़िएगा अपने लखमीर सिंह से, मोर क्लियर हो जाएंगे आपको, और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा है 6.2.3, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस केस में जो हम ऑर्गेनिज्म हमारा एग्जाम्पल में रहेगा या हमारे हाईलाइट में रहेगा, दैट इज अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो मैं आपको बता दूं, जो अमीबा है उस केस में जो खाना एब्जॉर्ब करता है वो बेसिकली सबसे पहला स्टेप जो होता है वो अपने जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिन्हें हम सूडोपोडिया भी कहते हैं। ठीक है, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने जो भी फूड पार्टिकल है उसके अराउंड बनाता है। ठीक है, और एंड देन उस फूड पार्टिकल को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फूड पार्टिकल को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड देन वो उस फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर जब वो एनगल्फ कर लेता है, एंड देन उसके बाद एक बनता है फूड वैक्यूल। और वो जो फूड वैक्यूल होता है, उस फूड वैक्यूल के अंदर बेसिकली वो जो आप कह सकते हो फूड पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वो पार्टिकल जब एब्जॉर्ब होगा तो उसके बाद होता है एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो भी इस फूड पार्टिकल को तोड़ के जो चीज बनी, जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले, वो पूरी अमीबा के सेल के अंदर एब्जॉर्ब होगा। सो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अमीबा अपने एनवायरनमेंट में इजेक्ट कर देता है, या कह सकते हो रिलीज कर देता है। सो वेरी बेसिक सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है ना, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। एक गड्ढा सा बना लेता है, जैसा आप देख सकते हैं 6.5 फिगर में। Inside the food vacuole complex substance are broken down into the simpler one। जो भी आपके इसके जो भी ये फूड पार्टिकल होता है, इसके जो सब्सटेंसेस होते हैं ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का मतलब जिन्हें बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूँ। First of all, what is mean by complex substances? So बच्चों, complex substances, these are those substances which is not suitable for absorption by body, or you can say sometimes cell। बॉडी या सेल के लिए जो एब्जॉर्ब होने लायक ना हो, जैसे मतलब बॉडी डायरेक्टली यूज ना कर पाए, दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दैट्स व्हाई एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। बच्चों, ये डाइजेशन क्या करती है बेसिकली? अगर मैं बात करूँ इस डाइजेशन की, तो बच्चों डाइजेशन जो करती है इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देती है, और कुछ नहीं करती। और सिंपल सब्सटेंसेस का अगर हम बात करें
तो सिंपल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? These are those substances which are ready to be absorbed, by body, or you can say cell. ओके, तो ये बात आपको समझ आई? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी डायरेक्टली उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, या कह सकते हो यूज नहीं कर सकती। इसे एब्जॉर्प्शन का आप दूसरा नाम यूं भी लिख सकते हो, यूजेज। ओके, और इसकी जगह पे यूज्ड भी लिख सकते हो। दीज आर दो सब्सटेंस विच आर रेडी टू बी यूज्ड बाय सेल्स। ओके, तो ये बात बच्चों आप ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। ओके ओके, ग्रेट। तो बच्चों अब हमारी जो मीटिंग है वो सिर्फ 10 मिनट की बची है, तो अब रीजॉइन मत करना। 5:23 पे हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, और हमारा ये जो टॉपिक्स जो मैंने डिसाइड किया था वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो अब जो मीटिंग ख़त्म होगी उसके बाद आपको रीजॉइन नहीं करनी, ये मैं बता दूँ, ठीक है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे और ये सिंपल सब्सटेंसेस थे, इसमें किसी को कोई डाउट? मुझे एक ही का आवाज़ आया था कि नहीं है डाउट, बाकी दोनों से भी मैं कंफर्म करना चाहूँगा। मुझे अच्छे से कॉम्प्लेक्स नहीं समझाया। ओके, देखिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान्य बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि हर साल मैं उसी से समझाता हूँ। अब देखो, हम बात करते हैं पोटैटो की, ठीक है? पोटैटो के अंदर मैं आपको बताऊं, स्टार्च होता है बहुत मात्रा में, मतलब भर के स्टार्च होता है, ठीक है? लेकिन हमारी जो बॉडी है ना बच्चों, उन्हें चाहिए होता है, या कह लो बॉडी नीड्स ग्लूकोज। बॉडी को क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज। हमारा जो सेल है, आप जानते हैं ना, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, इवन 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और फर्स्ट चैप्टर में भी इवन रेस्पिरेशन पता है आपको क्या होता है। तो हमारी जो बॉडी है उसे ग्लूकोज चाहिए होता है फॉर रेस्पिरेशन। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ग्लूकोज है ना, ये एक तरह का आप कह सकते हो, ये जो स्टार्च है ना, ये आप कह सकते हो इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ओनली। मतलब ग्लूकोज और स्टार्च में फर्क क्या है? ग्लूकोज और स्टार्च में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी फर्क है। मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज और स्टार्च सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं अगर हम केमिकली बात करें, ठीक है? बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है? आप यूं कह सकते हो कि ग्लूकोज से ही स्टार्च बनता है और स्टार्च से ही ग्लूकोज, मतलब ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। आप यूं भी कह सकते हो ये इंटर कन्वर्टिबल है, आप स्टार्च को ग्लूकोज और ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? और ये एक फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है? फर्क तो है इन दोनों में। तो हमारी बॉडी को अगर आप स्टार्च दोगे ना, तो उसके किसी काम का नहीं है। आई मीन बिना प्रोसेसिंग किए, बिना डाइजेशन किए, यू नो, डाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो स्टार्च का कुछ नहीं कर सकते हमारी बॉडी, ठीक है? लेकिन जो ग्लूकोज है ना, वो बिना डाइजेशन के भी यूज हो सकता है हमारी बॉडी में। इसलिए आपने देखा होगा जो मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे इवन मैं एक बार रात को 2 बजे की बात है, मेरे को मतलब थोड़े से पेट में जबरदस्त दर्द हो रही थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। घरेलू इलाज जो थे वो मैंने बहुत कर लिए थे, हाजमोला खाना, ये खाना, वो खाना, जो भी घर में जो भी हो सकती थी चीजें, वो मैंने सब ट्राई कर ली थी। बट स्टिल रात के 2 बजे के आसपास मुझे दर्द हो रही थी पेट में, जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, ठीक है ना? तो ऐसे में मैं हॉस्पिटल गया था, एंड देन हॉस्पिटल जाते ही इमरजेंसी वार्ड में गया था, एंड देन जाते ही उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। ना मेरे से मेरा नाम पूछा, ना उम्र पूछी, ना समस्या पूछी, क्या समस्या है मुझको, क्या तकलीफ है, कुछ नहीं पूछा, बस इंजेक्शन लगा दिया। तो मैं थोड़ा सा मतलब हैरान था कि एटलीस्ट कुछ डायग्नोसिस तो करते हो कि मेरे को हुआ क्या है, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं पूछा। समझ रहे हैं आप? मेरी जो स्थिति थी उस समय, मेरा जो माइंडसेट था वो ये था कि ऐसा क्या, मतलब इनको कैसे पता चल गया मैं किस समस्या के लिए आया हूं जो इन्होंने आते ही मुझे इंजेक्शन लगा दिया।
तो तब मैंने डॉक्टर से ही सवाल किया, जो मुझे इंजेक्शन लगा रहे थे, डॉक्टर नर्स जो भी थे वो, उनसे मैंने सवाल किया कि भाई आपने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, मेरे को समस्या क्या है, क्या चीज़ है, प्रॉब्लम किस चीज़ के लिए मैं आया हूँ, आपने डायरेक्टली मुझे दवाई लगा दी, अभी क्या दवाई लगाई है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई घबराइए मत, ये कोई दवाई नहीं है, इट इज़ जस्ट अ ग्लूकोज। एंड यू नो, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी में ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है। क्यों इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट नसों में इंजेक्ट किया जाता है, ब्लड की नसों में। क्यों किया जाता है, कोई मुझे बता सकता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई इसमें टेक्निकल रॉकेट साइंस नहीं है। एनीवन? क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब जो बंदा आ रहा है हॉस्पिटल में, हो सकता है कि वो भूखा हो सकता है उसकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो, और अगर वो उसे और दवाइयाँ लगाएं तो वो दवाइयाँ काम ना करें। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं बची उन दवाइयों को आप कह सकते हो एब्जॉर्ब करने की या रिएक्ट करने की। समझ रहे हो? दवाइयाँ जो एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर बच्चों, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है। दवाई को काम करने के लिए जो सेल के साथ दवाइयाँ इंटरेक्शन करती होंगी हमारे सेल्स के साथ, उसमें भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगती ही होगी, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती होंगी हमारे सेल के अंदर, राइट? तो ऐसे में उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब हॉस्पिटल वालों को थोड़ी पता है कि वो पेशेंट ने खाना खाया, कहाँ खाया, क्या खाया, कुछ नहीं पता, वो इतना सब कुछ थोड़ी पूछने बैठेंगे। तो वो सीधा क्या करते हैं, ग्लूकोज लगा देते हैं, 2 इंजेक्शन लगाते हैं ग्लूकोज के भर के, ठीक है? मतलब 10-10 ml ग्लूकोज शरीर में कंसंट्रेटेड फॉर्म में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा, उस पेशेंट को 2 से 4 घंटे के लिए अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, चाहे उसने खाना खाया चाहे नहीं खाया, उसकी बॉडी में ग्लूकोज चला गया, और इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है ग्लूकोज से? स्टार्च के इंजेक्शन क्यों नहीं लगा देते, ग्लूकोज के ही क्यों लगाते हैं? आलू क्यों नहीं खिला देते उसको? आलू के अंदर स्टार्च होता है ना, वो क्यों नहीं खिला देते उसको? आते ही एक बड़ी सी चाट बना के दे दे, खा ले भैया चिली पोटैटो। क्यों? रीजन यही है, रीजन यही है कि ग्लूकोज इज एन इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इंस्टेंट क्यों है? क्योंकि वो सिंपल है, क्योंकि वो सिंपल सब्सटेंस है। वो ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी या हमारे सेल डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हैं, दैट इज सिंपल सब्सटेंस। while complex substances are those substances which cannot be used by our body or cells directly. They need a process, and that process is known as digestion. Okay, so you can say starch is a complex substance which cannot be used by our body directly. It first needs to be converted to glucose with the help of a process called digestion. स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा, और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है बच्चों, उसे कहते हैं हम डाइजेशन। और डाइजेशन बेसिकली अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल चीज़ों में, आई मीन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। और इस केस में जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है दैट इज स्टार्च, एंड सिंपल सब्सटेंस है दैट इज ग्लूकोज। सो हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर लेती है, बट स्टार्च को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। स्टार्च को अगर हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होना होगा ना, मतलब अगर हम आलू क्या खा लेंगे, कुछ भी सब्जी या कुछ भी आलू उबाल के खा लेंगे, देन इट विल टेक अराउंड 10 आवर्स। फर्स्ट जो स्टार्च हमारी बॉडी में जाएगा उसे आई मीन डाइजेशन में टाइम लगेगा, वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद जब 5 से 10 घंटे बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगा, देन उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो अब वो 10 घंटे तक उसे बिठा के थोड़ी रखेंगे पेशेंट को, तो क्या करते हैं, पेशेंट को डायरेक्ट ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाया। ओके, बाद में फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उसको पूछते हैं हाँ क्या समस्या है बताइए। तो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस जो मैं हॉस्पिटल में गया था। और ये आज की बात नहीं है, आजकल तो खैर कोरोना फैल रहा है, आजकल तो हॉस्पिटल में जाने में भी डर लगता है। ये बात है 2019 की, ठीक है ना? तो इस बात से मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली, तो आई होप आपको भी ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। यू नो, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने से एक फ़ायदा होता है कि हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो अभी बच्चों हमारे पास 1.5 मिनट बचा है, मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूँ, पूछिए डाउट अगर कुछ है तो, नहीं तो हम यहीं पे आज ख़त्म करेंगे अपना टॉपिक। तो आपको समझ आया मान्य, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं? यस सर, आ गया। ओके, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? नहीं। अवनी?
नो सर। ओके ग्रेट। सो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ तक मैं हम 6.2.3 तक ही हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। 1 मिनट से भी कम रह गया हमारे मीटिंग खत्म होने में, तो मैं फटाफट इसे रैप अप करता हूँ अपने चीज़ों को। डाउट किसी को है नहीं, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ एक्चुअली गुड। सो हमने 6.2.3 ये जो टॉपिक है पढ़ लिया है। हमने अमीबा का एग्जाम्पल लेके पढ़ा। आप एक और एग्जाम्पल है पैरामीशियम का, वो भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बारे में भी थोड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन है, और इवन लक्ष्मीर सिंह में थोड़े से डिटेल में है, तो आप जरूर पढ़िएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी ये जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है हम कल पढ़ेंगे, और मैं आपको रिकमेंड ये भी करूंगा बच्चों की अच्छे से पढ़ के आइएगा। लक्ष्मीर सिंह आप सभी के पास होगी, अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी नहीं तो मैं तो पढ़ा ही दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप चाहें तो मीटिंग लीव कर सकते हैं।